देखो यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है हमारा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है बाबू। अब इस चैप्टर को ध्यान से सुनिए लो। इस चैप्टर में अगर आप लोग डेली वाइज डेली नहीं समझिएगा लोग तो फिर समझ में नहीं आएगा, पहले बता रहे हैं, ठीक। क्योंकि इससे पहले जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है और ये जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ये चैप्टर टोटल कॉन्सेप्चुअल है, अगर इसमें सही से ध्यान नहीं दोगे सर तो फिर आगे चल के समझ में नहीं आएगा। और इस चैप्टर से ही टोटल बहुत सारे चैप्टर लिंकअप है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में जो कैरेक्टर जाते हैं, ठीक, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर जाते हैं उसी को क्या बोलता है, इनहेरिटेंस। उसी को क्या बोलता है, इनहेरिटेंस। जैसे कि हमारे पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में गया, प्यारा सा उसका चल रहा, ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स से हमारे चिल्ड्रन में जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर होता है वो होता है इनहेरिटेंस, या उसी को एक और शब्द में बोलता है हेरिडिटरी कैरेक्टर, ठीक। मान लो आपके पेरेंट्स का किसी का हेयर कलर ब्राउन है, किसी का आईज का प्यूपिल, किसी का क्या है, किसी का ग्रीन है, ब्लू है, या किसी का ब्राउन वो भी है, या किसी का ब्लैक है। तो ये जितने कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पेरेंट्स से ही हमारे अंदर आते हैं, ठीक। पैदा होने के बाद नहीं ना हो जाता है, पैदा होते ही है वैसे ही। तो ये जो कैरेक्टर हमारे अंदर आता है वो कहाँ से आता है, हमारे पेरेंट्स से आता है। तो ये जो कैरेक्टर अब हमारे अंदर आया तो हमारे अंदर से कहाँ जाएगा, फिर हमसे जो ऑफिस में आएगा उसके अंदर जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, कैरेक्टर का क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। इसी को क्या बोलता है, इनहेरिटेंस। इसी को क्या बोलता है, इनहेरिटेंस। तो ये जो कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आया, फिर हमारे अंदर से हमारे दूसरे बच्चों में जाएगा, तो ये किसके चक्कर में हो रहा है, किसके चलते हो रहा है, इसके पीछे कौन रीजन है। तो वही रीजन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस का क्या बेसिस है, किस वजह से इनहेरिटेंस हो रहा है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर बॉडी में हो रहा है। जैसे अगर हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़े थे तो क्या पढ़े थे लोग, मेल फीमेल का स्पर्म ओवम मिलता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, क्या होता है, तब पढ़े थे ना ये सारा क्राइटेरिया। लेकिन ये क्या है कि अब हमारे अंदर जो कैरेक्टर मिल रहा है उस रिप्रोडक्शन की वजह से, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रहा है, तो कौन सा चीज़ है, किस वजह से हमारे पेरेंट्स हमारे अंदर आ रहा है, कोई ब्लूटूथ तो लगा नहीं हुआ है, ठीक। तो वो जो वजह है, वो जो क्राइटेरिया है जिस वजह से ये सारे कैरेक्टर हमारे अंदर आया, फिर हमारे अंदर से फिर दूसरे ऑफस्प्रिंग में जाएगा, दूसरे बच्चों में जाएगा। तो इसी मेन क्राइटेरिया को इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में मोटा मोटी क्या पढ़ना है वो समझ में आ गया, क्लियर। तो अब देखो, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन तुम लोग को पढ़ाए थे तो क्या था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे हम लोग कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल का क्या होता है, तब ना पढ़े थे लोग फिर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेम चीज यहाँ है, इसका वजह जानने से पहले जो इसका वजह है, तो इनहेरिटेंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का कौन होता है, मेन डीएनए। कौन होता है, डीएनए। कौन होता है, डीएनए। ये डीएनए कहाँ होता है, हमारे सेल के न्यूक्लियस में। कहाँ होता है, सेल के न्यूक्लियस में। ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है हमारा, इसके अंदर हमारा डीएनए होता है। तो ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है यही वजह बनता है किसका, इनहेरिटेंस का, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये जो भी कैरेक्टर आ रहा है। तो अब क्या होगा, अब इस डीएनए के बारे में पहले पढ़ना होगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितना होता है हमारे बॉडी में, कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक। और अब इस डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है। जब डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तब उसके बाद पढ़ना होगा कि फिर डीएनए से कैसे वो कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है। और हमारे अंदर अगर डीएनए आ गया हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर, तो फिर वो डीएनए कैसे हमारे अंदर अपने आप को एक्सपोज करता है कि ये सारी चीजें हमारे अंदर दिखती है। समझ में आ
होता क्या, मान लो कोई चीज़ खरीद लिए कहीं से, या कोई चीज़ सामान कहीं से ला दी, तो उसका यूज भी तो करना है। तो यूज होने का प्रोसेस अलग होता है। कोई सामान तुम खरीद के लाए हो, तो फिर यूज, मान लो वॉशिंग मशीन खरीद के लेके आए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी लगाओगे, पानी डालोगे, उसमें सर्फ डालोगे, फिर कपड़ा डालोगे, तो ये प्रोसेस हुआ ना। तो सेम चीज़ यहाँ है, डीएनए हमारे पेरेंट्स हमारे अंदर आ गया, ये पढ़ना है कैसे आया, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है कैसा है स्ट्रक्चर। उसके बाद जब हमारे पेरेंट्स हमारे अंदर ये सारा कैरेक्टर आ रहा है, तो हमारे अंदर कैसे एक्सपोज हो रहा है, ठीक, वो चीज़ हमारे अंदर तो आ गई। कैसे आई, रिप्रोडक्शन के वक्त आई, जब मेल फीमेल के बीच में काइटस हुआ, तो स्पर्म और ओवम मिला, तो उस समय हाफ क्रोमोसोम पेरेंट्स के अंदर से आता है, हाफ क्रोमोसोम किसके अंदर से आता है, मदर के अंदर से आता है, क्योंकि ओवम में हाफ है और स्पर्म में हाफ है। वो जो हाफ क्रोमोसोम है वो क्या है, डीएनए का ही क्वालिटी फॉर्म है। तो हाफ डीएनए मदर के अंदर से आया, हाफ डीएनए फादर के अंदर से आया, तो दोनों आपस में मिक्स होता है, तो बनता है क्या, जाइगोट, और जाइगोट डिवाइड होकर बन जाता है ऑफस्प्रिंग, जो कि बेबी बन के बाहर आ जाता है। तो वो दोनों डीएनए जो मिला हमारे अंदर, जो मदर फादर दोनों का डीएनए है, अब उस डीएनए से मदर का कैरेक्टर एक्सपोज कैसे होता है, फादर का कैरेक्टर कैसे एक्सपोज होता है। मान लो फादर टॉल है, मदर का हाइट उतना नहीं है, या मदर टॉल है, फादर का हाइट उतना नहीं है, तो किसका हाइट हमारे अंदर दिखेगा। मान लो मदर का हेयर का कलर ब्राउन है, फादर का ब्लैक है, तो किसका हेयर कलर हमारे अंदर डोमिनेंट होगा। मदर का आई ब्लू है, तो फादर का आई ब्लैक है, आई का प्यूपिल जो है, तो किसका कैरेक्टर हमारे अंदर आएगा। ठीक, हो सकता है इन दोनों का ना ब्राउन आ जाए, तो होता है कि ग्रैंडफादर से वो कैरेक्टर हमारे अंदर इनहेरिटेंस हुआ है। ठीक, ये मान लो हमारे पेरेंट्स है, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, जो भी है दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, उनसे डीएनए आया हमारे फादर के अंदर। मान लो दादा बहुत लंबे थे, दादा हमारे बहुत प्यारे प्यारे बहुत लंबे थे, ठीक, है, तो दादा हमारे बहुत लंबे थे। लेकिन अगर पेरेंट्स का बात करो, तो पेरेंट्स को भी यही बना दे रहे हैं, पेरेंट्स हमारे उतने लंबे नहीं हैं। ठीक, नाउ प्रेडिक्शन इज व्हाट, कि जो हम होंगे वो भी इसी हाइट के होना चाहिए, या तो उससे छोटे होने चाहिए। लेकिन मान लो हमारा हाइट भी दादा की तरह हो गया, हम भी दादा की तरह हो गए। रीजन इज व्हाट, कि दादा के अंदर से जो डीएनए हमारे पेरेंट्स में आया था, उस डीएनए के पास जो क्या था, टॉलनेस वाली एक जेनेटिक है, मतलब लंबा जो हाइट डिसाइड करती है, वो जीन हमारे पेरेंट्स में क्या हुआ, डोमिनेंट नहीं हुआ, जिस वजह से हमारे पेरेंट्स की हाइट छोटी रह गई। लेकिन वो जीन जो पेरेंट्स में हमने डोमिनेंस नहीं था, जब हमारे अंदर आया तो वो क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, और हमारा हाइट बढ़ गया। तो कभी कभी हमारे बोला जाता है ना भाई, खानदान अच्छा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसी वजह से खानदानी जो लोग होते हैं उनके नस्ल अच्छे होते हैं। क्यों, मान लो ब्रीडिंग जो होता है, तुम लोग ब्रीडिंग पढ़े होगे, तुम लोग ब्रीडिंग, जैसे बहुत सारे लोग फार्म हाउस खोलते हैं, फार्मिंग करते हैं, बकरे का फार्मिंग करते हैं कितने लोग, तो उसमें लोग क्या करते हैं, जो सही नस्ल के बकरे हैं उनके बीच में ब्रीड कराते हैं, तो हाइब्रिड होता है, बोलता है ना ये हाइब्रिड है, दो अलग अलग जाति के बकरे के बीच में इंटरकोर्स कराते हैं, तो हाइब्रिड होता है। तो वो क्या देखते हैं वहाँ पे, नस्ल देखते हैं कि अच्छे नस्ल का बकरा है, ठीक, उससे कराएंगे तो फिर अच्छा नस्ल का मेरा ऑफस्प्रिंग आएगा, नया बकरा आएगा, लोग अच्छा पसंद करेगा, और ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए अच्छा रहेगा, इको फ्रेंडली रहेगा, जल्दी मरेगा नहीं। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। ठीक, तो ग्रैंडफादर का वो जो सिर्फ टॉलनेस का बात कर रहे हैं, हम लंबाई वाला जीन का बात कर रहे हैं, वो डोमिनेंट नहीं है, तो हमारे पेरेंट्स छोटे हो गए। लेकिन वही जीन हमारे अंदर आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, एक जनरेशन सेकंड जनरेशन। तो वो जो डीएनए आया था इनसे इनके अंदर, वो जो डोमिनेंट नहीं था टॉलनेस वाला, अब हमारे अंदर क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, और हमारा हाइट ऐसा हो गया। कितना तुम लोग ऐसा एग्जाम्पल देखोगे, मम्मी पापा छोटे छोटे हैं, लेकिन उनके बच्चे आएंगे तो वो उनका हाइट ज़्यादा रहेगा। तो ये इसी वजह से होता है। यह हो सकता है मदर के तरफ से भी ऐसा हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है, नाना नानी हो सकता है वैसे हो, तो उनके नाता नाती भी वैसे हो सकता है। ठीक, तो
ये जो कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? डीएनए की वजह से। अब इस डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, इस डीएनए में ऐसा क्या चीज है जो इस सब की पॉसिबिलिटी ले रहा है, ये सारा चीज पढ़ना है हम लोग को। और ये डीएनए फिर हमारे अंदर आ रहा है, तो हमारे अंदर ये सब कैरेक्टर कैसे एक्सपोज हो रहा है, ये सब चीज हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। वही है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर समझे, कहाँ है वो तो समझ में आ गया ना, सेल के न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए। ठीक, अब हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर जाने पहले। तो देखो, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है यही है मेन जेनेटिक मटेरियल। क्या है ये? यही है मेन जेनेटिक मटेरियल। जो न्यूक्लिक एसिड होता है यही है क्या हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल, जो कि इनहेरिटेंस का क्राइटेरिया फुलफिल करता है। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन लेकर जाता है। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड से क्या बना है हमारा? डीएनए और आरएनए। अब आरएनए एक नया टर्म मिला, जो पढ़े हुए लेवल में ठीक है, लेकिन जो नहीं पढ़े हुए यहाँ देख लो। कितने जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि कोरोना वायरस था, सब कोई इससे जानता है, समझता है अच्छे से, इसलिए इसी का एग्जांपल ले लो। तो जो कोरोना वायरस है इसके अंदर भी क्या होगा? सेल है, ये भी तो सेल का बना हुआ है, कोई भी है सेल का बना हुआ रहेगा। तो कोरोना वायरस जो सेल का बना हुआ है उसके अंदर डीएनए नहीं मिल रहा था, उसके अंदर क्या मिल रहा था? आरएनए। क्योंकि जितने सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जनरली उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। यही था ना, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो न्यूक्लियस जब उनके अंदर नहीं होता है तो उनके अंदर फिर इंफॉर्मेशन कहाँ से आता जाता है? तो उनके अंदर इंफॉर्मेशन आरएनए से आता जाता है। जैसे जो भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं वो हमारे डीएनए पे डिपेंड करता है। जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर है, मान लो हमारा एक सेल निकालेंगे तो हमारे सेल के अंदर डीएनए है, उस डीएनए में इंसान का सारा इंफॉर्मेशन है कि हमारा बॉडी का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, हमारा बॉडी का शेप कैसा होना चाहिए, हमारा सेक्स कैसा होना चाहिए, एवरीथिंग उसमें नोटेड है उस डीएनए में, मैसेज के तौर पे लिखा हुआ है, कोडिंग के फॉर्म पे। सारे लोग का डीएनए 99% सेम स्पीशीज का डीएनए सेम होता है, सिर्फ 0.1% सिर्फ अलग होता है। इसलिए थोड़ा बहुत एक दूसरे से हम लोग डिफर करते हैं। किसी का है क्या यहाँ पे 3 गो हाथ, 4 गो पैर, 3 गो है? नहीं, सारे का सेम स्ट्रक्चर है, सारे मेल्स का सेम स्ट्रक्चर है, फीमेल्स का सेम स्ट्रक्चर है। डिपेंड ओनली क्या कि भाई किसी का शक्ल, सूरत, कलर, ये सब बस डिपेंड अलग है, वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी चीज तो सेम है। ऐसा थोड़ा ए फॉर एप्पल ये बोलेंगे तो ए फॉर एप्पल ये नहीं बोलेंगे, बोलेंगे भाई। ठीक, तो यहाँ क्या रीजन है कि इसके पीछे क्या है? डीएनए है। डीएनए ही सारा वर्क कराएगा, डीएनए ही सब कुछ कराएगा। वैसे ही जो हमारे सिंपल ऑर्गेनिज्म हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वो भी तो वर्क करते हैं, वो भी तो ग्रो करते हैं, वो भी तो रेप्लिकेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वो भी अपना काम करते हैं। तो वो अपना काम कैसे करेंगे? वो उसके लिए भी तो कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ना उनको। तो उनके अंदर क्या होता है? आरएनए होता है। लेकिन आरएनए क्या है? आरएनए बहुत सारा रिएक्टिव है लेकिन स्टेबल नहीं है, क्योंकि आरएनए बहुत सिंपल होता है, डीएनए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक, तो ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस में नहीं होता, ये पूरे सेल में तैरते रहेगा आरएनए, वायरस बैक्टीरिया के। लेकिन आरएनए ही उसमें इंफॉर्मेशन दे देता है, डीएनए का काम आरएनए करता है। लेकिन हमारे अंदर डीएनए है, ठीक, और डीएनए से फिर हमारा आरएनए बनता है, फिर उसके बाद वो अलग की चीज है। तो चाहे वायरस बैक्टीरिया का बात कर लो, चाहे इंसानों का बात करो, चाहे एनिमल्स का बात करो, जो भी लार्ज ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर हो गए, यूनिसेलुलर हो गया, उनके अंदर क्या मिल रहा है? न्यूक्लिक एसिड मिल रहा है। यही न्यूक्लिक एसिड क्या है? जेनेटिक मटेरियल है उनका। क्या है उनका? जेनेटिक मटेरियल है। यही जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड जो हो गया वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है और उसके पेरेंट्स का सेम एक्टिविटी उसके अंदर करवाता है। मान लो एक बैक्टीरिया है, उससे दूसरा बैक्टीरिया बना, तो जो ये काम कर रहा है वही ये काम करेगा ना। हाँ, तो फिर इसको कैसे पता चला कि मेरा काम क्या है? तो उसके पेरेंट्स से जो आरएनए आया था इसके अंदर, जो न्यूक्लिक एसिड आया था, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको। ठीक, वैसे ही हमारे पेरेंट्स से डीएनए हमारे अंदर आया है, तो हमको पता है हमको क्या करना है, खाना है, उठना है, बैठना है, ये सब वर्क है ना, सांस लेना है। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, उनके अंदर से वही डीएनए हमारे अंदर है। ठीक, तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, जो कि इंफॉर्मेशन 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन लेकर आता है।
और न्यूक्लिक एसिड मींस व्हाट, डीएनए एंड आरएनए। फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसका नाम ये क्यों है और उसका नाम वो क्यों है, ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखो। सबसे पहले इसका खोज कहाँ हुआ था कि ऐसा कुछ मिलता है हमारे बॉडी में, तो फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पस सेल व्हिच इज डेड डब्ल्यूबीसी विद इन द न्यूक्लियस। सबसे पहले जो पस होता है ना, पस बन जाता है, कहीं घाव हो गया, सही से वहां सफाई नहीं किए तो पस बन जाता है। ठीक, येलो येलो कलर का डिस्चार्ज टाइप का। तो उस पस में क्या होता है, तो पस सेल में डेड डब्ल्यूबीसी में सबसे पहले क्या देखा गया, न्यूक्लियस देखा गया। न्यूक्लियस में जो डेड डब्ल्यूबीसी था उसमें क्या देखा गया, न्यूक्लिक एसिड देखा गया। मान लो किसी का पस निकल रहा था, कोई साइंटिस्ट होगा या कोई होगा पैथोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या किया कि उस पस सेल में देखा कि जो डब्ल्यूबीसी मारा हुआ था उसके अंदर उन्होंने क्या देखा, न्यूक्लिक एसिड देखा। मतलब सबसे पहले डीएनए आरएनए उन्हीं के अंदर देखा गया था। डीएनए समझ में आ गया, पस सेल में। कोई पूछे तो बस इंफॉर्मेशन के लिए, बाकी एग्जाम से कोई लेना देना है नहीं, जब यहाँ नहीं। तो यह है हमारा क्या, सेल, यह है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज इम्बेडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल इज कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर क्या मिला हमारा, क्रोमोसोम। ये क्या है, क्रोमोसोम। तो ये जो डीएनए होता है, ये जो हमारा डीएनए होता है, ये आपस में कॉन्डेंस फॉर्म होकर क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, बस इतना जानना है। मान लो डीएनए रस्सी की तरह है, उसको इकट्ठा करके बांध के जो होता है ना, पतंग उड़ाते हैं, तो पूरा लटाई में पूरा कैसे तागा, पूरा बहुत सारा तागा लपेट लेते हैं, तो वो पूरा लटाई हो गया क्रोमोसोम, उसका एक तागा हो गया डीएनए। समझ में आ गया। ठीक, तो वही हमारा डीएनए उसका धागा हो गया, वो जो पूरा लटाई है, पूरा जो धागा से बन के निकला है, वो है हमारा क्रोमोसोम। ठीक, तो उसी क्रोमोसोम में, तो ये क्रोमोसोम है, ये ग्रीन वाला हमारा डीएनए। ठीक, इस डीएनए से क्या बनता है हमारे न्यूक्लियस में, आरएनए। क्या बनता है, आरएनए। वो आरएनए क्या करता है, डीएनए से मैसेज अपने अंदर कोडिंग के फॉर्म में ले लेता है, और फिर आरएनए उस मैसेज को कहाँ लेके चला जाता है, हमारे सेल में। सेल फिर क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करता है और उस हिसाब से प्रोटीन या अमीनो एसिड बनाता है, जो फर्दर हमारे बॉडी में वर्क कराता है। ठीक, खैर इसको छोड़ो, अब और डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डायरेक्ट समझो। तो देखो, जो डीएनए होता है वो जनरली क्या है, डीएनए हमारा न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड बोलता है डीएनए को। क्या बोलता है, न्यूक्लियोटाइड बोलता है, नहीं तो न्यूक्लिक एसिड बोलता है डीएनए और आरएनए को। ठीक है, क्यों न्यूक्लियोटाइड बोलता है, क्यों न्यूक्लिक एसिड बोलता है, तो समझिएगा। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, अब उसको देखो, पहले डीएनए का स्ट्रक्चर देखो, फिर ये सब समझो। यही ना था, ये डीएनए का स्ट्रक्चर। देख, ये क्या देख रहे हैं, ये ऐसा डीएनए है हमारा, ऐसा ही होता है डीएनए, ये डीएनए है हमारा। तो डीएनए में क्या होता है, दो स्ट्रैंड होता है, डीएनए में दो स्ट्रैंड होता है, एक ये और एक ये, दो स्ट्रैंड है, आपस में वाइल्ड फॉर्म में रहता है। ये जो स्ट्रैंड है ये किस चीज से बनता है, शुगर से बनता है। किस चीज से बनता है, शुगर से बनता है। तो देखो, ये डबल स्ट्रैंड है, ये देखो शुगर से मिलके बना है, शुगर से मिलके बना है। बस इतना, बस माइंड में थोड़ा बहुत मैपिंग कर रहे हैं, बाद में समझाएंगे इंटरनली। तो ये क्या है, छोटे छोटे शुगर से मिलके बना है, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इधर भी होगा शुगर। ठीक, अब वो दोनों शुगर नाइट्रोजनस बेस से अटैच रहता है। किससे अटैच रहता है, नाइट्रोजनस बेस से। नाइट्रोजनस बेस क्या है हमारे डीएनए में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये चार नाइट्रोजनस बेस है डीएनए का। तो देखो ATCG जुटा हुआ है नाइट्रोजनस बेस से। तो ये वाला स्ट्रक्चर बना शुगर से और ये वाला स्ट्रक्चर बना नाइट्रोजनस बेस से। अगर उसको स्ट्रक्चरली देखें तो ऐसा दिखेगा। अब ऐसा कैसे हुआ, डीएनए कैसे बना इतना बड़ा, अब वो धीरे धीरे पढ़ना है हम लोग का। देखा जाए तो डीएनए किस चीज से मिलकर बन रहा है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, और यहाँ इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, इसको बोलता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक, तो अब देखो, अब शुरू से यही समझना है डीएनए के स्ट्रक्चर। देखो,
न्यूक्लियोटाइड बोलो चाहे न्यूक्लिक एसिड बोलो, डीएनए किस चीज से बना? बीटा शुगर विच इज आल्सो कॉल्ड पेंटोज शुगर, देखे थे ना शुगर, ठीक, शुगर से बना, फॉस्फोरिक एसिड से बना और नाइट्रोजनस बेस से बना। ये तीन चीज से डीएनए बनता है हमारा। तो अभी देखे थे ना स्ट्रक्चर में, साइड साइड में क्या था ऐसे, यहाँ शुगर था, यहाँ क्या था, नाइट्रोजनस बेस था, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाता है फॉस्फोरिक एसिड। समझ में आ गया? ठीक, तो इन तीन चीज से क्या बना रहा हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, तीन चीज से। अगर शुगर का बात करें तो दो तरह का शुगर मिलता है, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो जो डीऑक्सीराइबोस शुगर उससे डीएनए बनेगा, राइबोस शुगर से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। अब ये दोनों क्या है वो आगे बता देंगे, बस समझो किस चीज से बन रहा है। फॉस्फोरिक एसिड ऐसा दिखता है, ये बीच में जाके बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजनस बेस जो हमारा है वो दो तरह का मिलता है, नाइट्रोजनस बेस, एक प्यूरिन और एक पैरिमिडीन। जो प्यूरिन होता है उसमें दो एग्जांपल आता है, एडेनिन और ग्वानिन, और जो हमारा पैरिमिडीन होता है उसके अंदर तीन आता है, यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमिन। समझ में आ गया? तो अगर डीएनए का स्ट्रक्चर हम देखें, डीएनए का अगर स्ट्रक्चर देखें तो दो चीज मिलता है, एक डीएनए है और एक आरएनए है। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर उसमें क्या क्या मिलेगा हमारा, एडेनिन ग्वानिन किसमें मिलेगा, डीएनए में मिलेगा और आरएनए में मिलेगा। अब इधर आ जाओ, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन सिर्फ डीएनए में मिलेगा, यूरासिल सिर्फ आरएनए में मिलेगा, और साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में मिलेगा। तो एक्सेप्शनल क्या है, सिर्फ थाइमिन और यूरासिल। थाइमिन सिर्फ डीएनए में मिलेगा, आरएनए में नहीं मिलेगा, और यूरासिल हमारा सिर्फ आरएनए में मिलेगा, डीएनए में नहीं मिलेगा। बाकी इसको छोड़कर बाकी सब एक दूसरे में मिलेगा, ठीक है। अब ये सब क्या करता है, तो स्ट्रक्चर बनाता है। अभी देखे थे ना, तो डीएनए के जो दोनों हेलिक्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, नाइट्रोजनस बेस। कौन करता है, नाइट्रोजनस बेस। इधर से एक आएगा तो इधर से एक आएगा, तो इसका भी पेयरिंग है, इसका भी पेयरिंग है, कोई किसी के साथ नहीं लेके चला जाता है। एडेनिन हमेशा किसके साथ जाएगा, एडेनिन हमेशा किसके साथ जाएगा, थाइमिन के साथ, ठीक। और साइटोसिन हमेशा किसके साथ जाएगा, ग्वानिन के साथ। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा डीएनए का, तो एडेनिन जुटेगा थाइमिन के साथ, साइटोसिन जुटेगा ग्वानिन के साथ। ए जी के साथ नहीं जुड़ सकता है, सी टी के साथ नहीं जुड़ सकता है। इसका भी एडिंग का अपना अपना क्राइटेरिया है। हमेशा एडेनिन जुटेगा साइटोसिन से, सॉरी थाइमिन से, और ग्वानिन किससे जुटेगा, साइटोसिन से। तो ऐसे करके ये दोनों हेलिक्स क्या होगा, आपस में अटैच रहेगा। समझ में आ गया? और ये जो है ये शुगर से मिलके बनेगा, ठीक। और कुछ तो इतना दिमाग में बैठा